अपन डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, क्लियर है? यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे डिसोसिएट होता है ये हम लोगों ने कर्व पे रिप्रेजेंट किया था। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्लियर है? तो देखो हम बात कर रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, क्लियर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे डिसोसिएट होता है इसके कर्व की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? चलो हम लोगों ने क्या बात की थी कि इस कर्व के सारे क्वेश्चन P50 से होंगे। P50 अगर तुम्हें याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, P50 याद नहीं है तो बस मुंह देखोगे एक दूसरे के। तो देखो क्वेश्चंस दे रहा हूं, निपटाओ इन्हें। सिग्मोइड शेप्ड कर्व है, कर्व में शिफ्टिंग हो रही है जस्ट, क्लियर है? शिफ्टिंग पे डिपेंड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, यहां मैं तुम्हें किसी उन फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर पे डिपेंड वैल्यूज दूंगा, जैसे PCO2, क्लियर है? PCO2 मैं यहां बता रहा हूं 10 है, 8 है और 30 है, क्लियर है? चलो मुझे बताओगे तुम लोग A की वैल्यू कितनी है, B कितनी है और C कितनी है, क्लियर है? यहाँ वैल्यूज हैं अपने पास pH की, pH मान रहे हैं 2 है, तो अपने आप करोगे दो, और 9 है एंड 12 है। चलो तो यहाँ भी तुम्हें A B C बताना है, क्लियर है? वैल्यूज। और यहाँ जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं टेम्परेचर, एक है 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ A B और C क्या होगा, बताओ। ये कर्व है, रिप्रेजेंट करो, किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? हाँ, A की वैल्यू कितनी है, 10 है, 60 है या 30 है? B की वैल्यू कितनी है, 10 है, 60 है या 30 है? समझ रहे हो? तुम लोगों के पास कंडीशन है, ग्राफ है, मुझे जस्ट आंसर दो। A कितना होगा अगर पहले केस में देखें तो? पहले केस में देखें तो A कितना होगा? यहाँ क्या कंडीशन है? PCO2, PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। अगर ये बढ़ी तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, एसोसिएशन कम होगा, कम बनेगा। इसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बनेंगे, कम बनेंगे मतलब ज्यादा टूट रहे हैं, ज्यादा टूट रहे हैं, डिसोसिएशन ज्यादा होती है, यानी P50 ज्यादा हो रही है। P50 ज्यादा हो रही है तो ग्राफ किस साइड शिफ्ट होगा? राइट साइड, क्लियर है? समझ रहे हो? तो देखो जो सबसे राइट साइड वाला ग्राफ है वो कैसा है? जहां सबसे ज्यादा CO2 है, PCO2 है, तो C क्या होगा? C हो जाएगा, सबसे ज्यादा अमाउंट क्या है? 60, फिर धीरे धीरे कम करते जाओ तो ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होता जाएगा। कितना? B 30 और ये 10। चलो अब बताओ मुझे pH पे डिपेंड, क्लियर है? pH कैसा फैक्टर है? रूट फैक्टर माना जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के लिए, समझ रहे हो? यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब pH की बात करें, pH 2, 9, 12 है अपने पास, 2, 9, 12 है। A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा? तो pH कैसा फैक्टर है? pH H+ के अपोजिट होता है। H+ बढ़ता है तो डिसोसिएशन बढ़ता है, डिसोसिएशन बढ़ेगा P50 बढ़ेगी, P50 बढ़ेगी ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा, समझ रहे हो? ये तो H+ की बात। अब pH इसका उल्टा है, ठीक है? pH घटेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा
ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा क्योंकि P50 बड़ी है। तो जो सबसे राइट साइड में होगा यानी C है, C के केस में pH सबसे दो कम होगी क्योंकि H प्लस ज्यादा होंगे, तो एसिडिक कंडीशन यानी pH सबसे कम, तो C कितनी होगी, C होगी 2। क्लियर है। फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कम pH बढ़ती जा रही है। B कितना होगा 9 और A कितना होगा 12। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो नए आए हैं ये वीडियोस देख लेना पहले वाले, तब ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, मेन पॉइंट जो है। क्लियर। अब बात करते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ा डिसोसिएशन बढ़ा, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट P50 बढ़ी। क्लियर है, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर यानी जो सबसे ज्यादा राइट साइड में है यानी C है, C में क्या होगा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अब बावड़ी बूझ, मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बढ़ेगा डिसोसिएशन बढ़ेगा, राइट साइड शिफ्ट होगी, तो जो सबसे ज्यादा राइट साइड है वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो C क्या है, C इसमें से 70 डिग्री सेल्सियस है। फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड आ रहे हैं, कम होती आएंगी। कितना है, B 50 है और A 20 है, इसी सीक्वेंस में लिखा था। समझ रहे हो। चलो, तो ये है ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे क्वेश्चंस। किस तरह से आएंगे समझ गए। कुछ नहीं देगा तुम्हें, ये क्वेश्चन दे देगा डिफाइन ABC, या AB लिख के दे देगा C बता दो। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं तुम्हें। ठीक है, समझ रहे हो। ये है, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे डिपेंड क्वेश्चंस है। निपटाओ इन्हें। साथ के साथ लिखो बच्चे, ऐसे नहीं काम चल पाएगा। तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे डिपेंड क्वेश्चंस है। ठीक है, किस चीज में क्या करना है तुझे, क्यों पूछ रहा है तू। जनरल नॉलेज तेरी बाद में सोल्व करेंगे। ये हुआ। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे क्वेश्चंस हो गए। इस कर्व से हमें एक चीज पता चली है। क्लियर है, क्या चीज पता चली है भाई, कर्व हमें एक चीज बता रहा है कि अगर हम लोग PCO2 बढ़ाएंगे, पहला ही क्वेश्चन इसीलिए PCO2 पे किया था, अगर हम लोग PCO2 बढ़ाएंगे तो ग्राफ किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड, क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा P50 ज्यादा, ग्राफ राइट साइड पटक दिया जाएगा। ठीक है, तो PCO2 बढ़ने पे ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे एक साइंटिस्ट ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम था भोर, तो हम लोगों ने उसे सम्मान दे दिया। ठीक है, अब इसे कहते हैं भोर का इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। क्या है, अबे ये जो ग्राफ बनाया था यही है, पहला क्वेश्चन इसका भोर इफेक्ट है। क्या है कि इफ PCO2 will increased, oxyhemoglobin dissociation curve will shift toward right side। क्लियर है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये है भोर का इफेक्ट। क्लियर है, समझ गए। अब चलो, ये पूछा जाता है कभी कभार। क्लियर है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई ये राइट साइड शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि P50 बढ़ी है। P50 क्यों बढ़ी, क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ा है। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब हम बात करेंगे कि P50 इसका रूट फैक्टर है, इसकी शिफ्टिंग का। P50 को क्या कह सकते हैं, P50 हम लोगों ने वैसे तो कल डिस्कस कर ली थी बाय डेफिनेशन
कि ये पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वो वैल्यू है जिस पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गए, एक्वायर हो गए, ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ गई, एसोसिएट हो गई। समझ रहे हो? क्लियर है? अब ये बढ़ रही है, P50 बढ़ रही है, मतलब वो एसोसिएशन कम हो रही है, वो एक्वायरिंग, वो सैचुरेशन घट रही है। ठीक है, मतलब डिसोसिएशन बढ़ रही है। अब देखो ये कर्व है एसोसिएशन का, एक्चुअल अगर बात करें ना, कहीं पॉइंट देखें जा करके डिटेल में, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन नहीं है, ये सारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है, उसको कर्व पे रिप्रेजेंट किया है। बट देने वाले किसी महान साइंटिस्ट ने, अब मैं महान तो कहना पड़ रहा है, तो उसने नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दे दिया। तो ये सारे फैक्टर हम लोग डिसोसिएशन के नाम पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने P50 का रिलेशन डिसोसिएशन के थ्रू तुम्हें बताया। डिसोसिएशन बढ़ी तब राइट साइड शिफ्ट हुआ, P50 बढ़ी थी। समझ रहे हो? इसलिए तो P50 रूट फैक्टर है। अब अगर P50 बढ़ रही है, समझ रहे हो, तो क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन यानी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन कितना एक्वायर हो रहा है, ये घट रहा है। ठीक है, कम हीमोग्लोबिन एक्वायर होंगे तो सैचुरेशन कम होगी। क्लियर है? समझ रहे हो? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ रहे हो? और सैचुरेशन को क्या कहते हैं, मतलब सैचुरेशन हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल पे कब्जा कर रही है ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है। ठीक है, मतलब P50 बढ़ी, इसका मतलब है कि कम मॉलिक्यूल्स पे कब्जा हो पाएगा, जितनी बढ़ाओगे उतने कम मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जुड़ पाएगी। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने की कंडीशन भी तो है। समझ रहे हो? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, कि भाई हीमोग्लोबिन को कितो जी कर ऑक्सीजन जुड़ना है। समझ रहे हो? मतलब हीमोग्लोबिन कितनी मोहब्बत करता है ऑक्सीजन से कि आजा तू तो आजा, मतलब P50 बढ़ेगी तो ये मोहब्बत घट जाएगी। ये तीसरा बंदा है, ये ज्यादा इंटरफीयर करेगा तो मोहब्बत के चांसेस कम होते जाएंगे। समझ रहे हो? इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि P50 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी के। अब ये एफिनिटी किसकी है, ये सैचुरेशन किसका है, तो ये एफिनिटी, ये सैचुरेशन। एफिनिटी मतलब हीमोग्लोबिन कितोक उत्सुक है ऑक्सीजन जुड़न खातर है। समझ रहे हो? वो है। और ये क्या है, कितने हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन ने कब्जा कर लिया, ये है सैचुरेशन। तो दोनों एक ही बात है। समझ रहे हो? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन खातर उतावड़ो हुआ है या हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन कब्जा कर लिया, बात तो एक ही है। समझ रहे हो? तो ये सैचुरेशन और एफिनिटी इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। निपटाओ। P50 पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन को हम लोग अगर हमें बताना है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास या बॉडी में या एनवायरनमेंट में कहीं भी, तो हम लोग उसको बताते हैं पार्शियल प्रेशर के रूप में, आंशिक वायु दाब या आंशिक दाब। इसको क्या कहते हैं, फॉर सपोज हम लोग क्या कहते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। समझ रहे हो? अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, ये तो वैल्यू होगी, है क्या, मतलब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस की एक फिक्स अमाउंट कितना प्रेशर क्रिएट कर सकती है, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब गैसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह 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 बहुत कुछ है। समझ रहे हो? बहुत सारी गैसेस है। तो फिर उसमें से अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन कितना दाब लगा रही है, भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है, समझ रहे हो? तो ये ऑक्सीजन का हिस्सा है उस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। मतलब ऑक्सीजन कितना पार्ट दे रही है उस प्रेशर को क्रिएट करने में, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर हमें बताता है कि ऑक्सीजन कितनी है, वहां 21% ऑक्सीजन है, 760 mmHg करके अगर हम निकालेंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
तो 159 आएगा 159 mmHg। ठीक है, तो 760 mmHg जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें से 159 mmHg ऑक्सीजन लगा रही है, 21% है इसलिए। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है, समझ रहे हो, अगर इसकी कंसंट्रेशन बतानी हो, समझ रहे हो, तो हम बताएंगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देख लो, तुम्हें मात्रा पता चल जाएगी। अब ये P50 है, वो कंडीशन ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन की वो अमाउंट, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पे 50% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे कब्जा हो गया ऑक्सीजन का, 50% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ये P50 है। समझ रहे हो, कल बात की थी तो नहीं आया था, क्लियर, ये है। और अब साथ के साथ निपटा। ठीक है, तो ये है P50 का रिलेशन एफिनिटी या सैचुरेशन से, समझ रहे हो मेरे खच्चरों। चलो ये हो गया। चलो अब अपन चलते हैं आगे। अब भाई सैचुरेशन किसके बता रहे हैं, एफिनिटी किसके बता रहे हैं, हीमोग्लोबिन। मैंने खच्चर ठीक ही कहा था ना, हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं कि ये एफिनिटी, ये सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कैसे जुड़ता है, तो देखो हीमोग्लोबिन क्या है, अब पहले तो यही पता कर लेते हैं ना हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्लियर, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, समझ रहे हो, यानी इसमें प्रोटीन पार्ट भी है, मतलब ये इसमें कुछ हिस्सा प्रोटीन का भी है। कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक हेम पार्ट और एक ग्लोबिन। क्लियर है, तो हेम वाला जो हिस्सा है ना उसमें प्रेजेंट होता है आयरन, लोहा, ठीक है, यानी फेरस, ये प्रेजेंट है, समझ रहे हो, क्लियर है। और ये फेरस जो प्रेजेंट है ये एक रिंग बना करके प्रेजेंट होता है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग। क्लियर है, पोरफायरिन रिंग कौन बनाता है, आयरन पार्ट हीमोग्लोबिन का। और ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन वो प्रोटीन है। क्लियर, ग्लोबिन वो प्रोटीन है, समझ रहे हो। तो अब हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, तो भाई एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास ग्लोबिन प्रोटीन होगा और उससे जुड़े हुए 4 फेरस मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 4 आयरन एटम होंगे। अब 4 आयरन एटम 4 ऑक्सीजन से जुड़ सकते हैं, समझ रहे हो। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, यानी जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसे लिखेंगे अपन, क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको जनरली हम लोग HbO2 बोल देते हैं। ठीक है, जनरली HbO2 बोल देते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है, Hb हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, ये जो जुड़ता है जब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम है तो 4 आयरन एटम भाई चारों बराबर ही है ना, समझ रहे हो। ऑक्सीजन जुड़ेगी, एक से जुड़ेगी 3 कहेंगे क्यों, मेके माड़ो कर दियो, समझ रहे हो भाई, चारों से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन को जुड़ना तो चारों से पड़ेगा। 4 भाई हैं, 2 की शादी कर दे, 2 को कुंवारा रख दे तो नाइंसाफी है, तो मिलनी तो चारों को ही चाहिए वाइफ, समझ रहे हो। चलो, तो चारों के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और वो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, वो मॉलिक्यूल उसे हम लोग HbO2 ना कह करके उसे कहते हैं HbO2 और 4, HbO2 का 4। ये है एक्चुअल ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, HbO2 का 4,
इसको कर दो डिलीट और ये याद रखो। समझ रहे हो, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ तो अबे वो तो मैंने कहा ना, वो जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा है। समझ रहे हो। चलो, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ी जाए तो ये क्या है, ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन से बनेगा क्या, ऑक्सीडेशन हीमोग्लोबिन की होती है जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ना जोड़ करके ओजोन जोड़ी जाए, O2 की जगह O3 जोड़ा जाए। बात की थी ना कल, अब तुम लोग खतरी हो। और रिजल्ट क्या बनता है बताओ, मेथेमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन। क्लियर। चलो ये प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन। क्लियर। ये होता है हीमोग्लोबिन के साथ जो भी घपला पपला होता है। ठीक है। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बट हम लोग यहाँ इतना डीप में जाएंगे नहीं क्योंकि मतलब नहीं है, सिर्फ यही जानना था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड कैसा होता है। क्लियर है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलो ये हुआ। अब हम लोगों ने बात कर ली कि भाई कैसे कैसे एफिनिटी के और P50 के रिलेशन होते हैं। एफिनिटी किसकी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन कैसे एफिनिटी हुए, तो इस तरह से एफिनिटी हुए, ये बना के एफिनिटी हुए। ठीक है। चलो ये हुआ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का जो भी लफड़ा था वो सारा पलट गया। समझ रहे हो। चलो अब अपन कुछ बातें और कर लेते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली कि भाई हमारा ब्लड जो है वो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्सीजन, फॉर्मेशन और डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा और कितनी डिलीवर करेगा। समझ रहे हो। और वो डिपेंड किस चीज पे कर रहा था, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन और डिसोसिएशन पे। तो इसकी फॉर्मेशन करवाने वाले और डिसोसिएशन करवाने वाले फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ज्यादा कहाँ होता है और डिसोसिएशन ज्यादा कहाँ होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, यानी HbO2 का 4 है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा और इसका डिसोसिएशन कहाँ होगा। तो फॉर्मेशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन को कई जगह सैचुरेशन भी लिखा मिलेगा, मतलब कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। फॉर्मेशन को कहीं तुम्हें एसोसिएशन भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ, एसोसिएशन, क्योंकि वो डिसोसिएशन है ना, तो ये एसोसिएशन होगा। इस तरह से मिल सकता है। तो देखो फॉर्मेशन कहाँ होता है और डिसोसिएशन कहाँ होता है। फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कब कहाँ जुड़ती है, बॉडी में किस जगह जुड़ती है, जब ऑक्सीजन की लोडिंग होती है। ऑक्सीजन की लोडिंग कहाँ होती है, एल्वियोलाई में, क्योंकि एनवायरनमेंट से सांस लेके ऑक्सीजन अंदर लाए हैं और उसको हीमोग्लोबिन से जोड़ करके सेल्स तक पहुंचाएंगे। समझ रहे हो, वो पहुंचेगी जुड़ करके। क्लियर है। तो फॉर्मेशन होता है नियर एल्वियोलाई या इन एल्वियोलाई, बोल दो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिसोसिएशन कहाँ होता है, तो डिसोसिएशन भाई, डिसोसिएशन कहाँ होगा, डिसोसिएशन उस जगह होगा जहां ब्लड को ऑक्सीजन डिलीवर करनी पड़ेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में ना, और आरबीसी ब्लड का एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो ब्लड को जहां ऑक्सीजन देनी पड़ेगी वहां डिसोसिएशन होगा। कहां देता है ब्लड ऑक्सीजन, सेल टिश्यू के पास जाकर के। तो डिसोसिएशन हम लोग क्या कह सकते हैं, इन टिश्यू, इन टिश्यू। क्लियर है, समझ रहे हो। तो भाई एल्वियोलाई के पास कैसी कंडीशंस होंगी और टिश्यू के पास कैसी कंडीशंस होंगी। एल्वियोलाई के पास जो एसोसिएशन वाले फैक्टर्स थे, लिखा था ना अपन ने, एसोसिएशन के फैक्टर्स, फॉर्मेशन वाले फैक्टर्स वो ज्यादा होंगे, और यहाँ डिसोसिएशन वाले फैक्टर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ क्या होगा, एसोसिएशन फैक्टर्स। हम लोगों ने कल बात कर ली है कि कौन कौन से फैक्टर एसोसिएशन फैक्टर होते हैं और कौन कौन से डिसोसिएशन होते हैं। तो एसोसिएशन फैक्टर
यहाँ ज्यादा होंगे। क्लियर है, समझ रहे हो? जबकि यहाँ डिसोसिएशन फैक्टर्स ज्यादा होंगे, यहाँ डिसोसिएशन फैक्टर्स ज्यादा होंगे। क्लियर है, समझ गए? चलो नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि भाई एसोसिएशन फैक्टर्स ज्यादा है, अगर हम यहाँ ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को लेकर के चले, क्योंकि वो कर्व इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, तो एसोसिएशन वाले फैक्टर बढ़े हैं, एसोसिएशन वाले फैक्टर बढ़े हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, कर्व किस साइड शिफ्ट हुआ होगा? यहां पर अगर हम लोग कर्व निकालें तो किस साइड होगा कर्व? लेफ्ट साइड। तो P50 कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, तो इस केस में, फॉर्मेशन के केस में P50 कम होगी। ठीक है, जबकि डिसोसिएशन होगा, कर्व किस साइड शिफ्ट होगा? राइट साइड, तो P50 बढ़ेगी। तो यहां P50 डिसोसिएशन के केस में ज्यादा होगी। ये चीजें कुछ नॉर्मल सी हैं, पूछी जा सकती हैं, तो हम लोग निपटा रहे हैं। ठीक है, ये सल्टा लो। ये है फॉर्मेशन वाले फैक्टर्स, एसोसिएशन वाले फैक्टर्स या सैचुरेशन वाले फैक्टर्स, और ये हैं डिसोसिएशन वाले फैक्टर्स। क्लियर है? तो ये फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीमोग्लोबिन के। क्लियर, ऑक्सीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन और डिसोसिएशन के फैक्टर्स हैं। समझ रहे हो गया? चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऑक्सीमोग्लोबिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है उनकी कंडीशंस को। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीमोग्लोबिन कंप्लीट होता है कंपाउंड। क्लियर है, और हम दो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि भाई चलो हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस ऑक्सीमोग्लोबिन के बेस पे ही कि ब्लड अगर ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है तो टिश्यू के पास कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। क्लियर है, तो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है? मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 100 ml अमाउंट की। 100 ml ब्लड डिलीवर्स कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा भाई? और कहाँ? नियर टिश्यू या इन टिश्यू? इन टिश्यू। क्लियर है, जनरली कितनी करता है अगर जनरल पूछा जाए तुम लोगों से। और इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हो या इसी की तरह हम बात कर लेते हैं कि 100 ml ब्लड, अब तक ऑक्सीजन की बात की थी, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड अपनी दुश्मन थोड़ी है, विंग की बात कर लिया। तो देखो 100 ml ब्लड डिलीवर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, वो हम लोग बात करेंगे इन एल्वियोलाई में। तो देखो ये स्टैंडर्ड अमाउंट है, याद ही रखनी है। 100 ml ब्लड जब टिश्यू के पास आता है, नॉर्मल कंडीशन में अपन लोग बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है? हाँ, नॉर्मल 5 करता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, धड़ाधड़ कुछ कर रहे होंगे, समझ रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस केस में ज्यादा करेगा, क्योंकि उस केस में बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की। और नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल कंडीशन में ये करेगा 5 ml। क्लियर है, 5 ml, समझ रहे हो? और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml, समझ रहे हो? ये नॉर्मल की बात है, नॉर्मल कंडीशन। समझ रहे हो? ये है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, नोट कर लो। हम लोग कई बार ये भी कहते हैं कि 100 ml ब्लड कैरी 4 ml ऑक्सीजन, सॉरी 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड एल्वियोलाई, समझ रहे हो? तो वो भी इसी का हिस्सा है। हो गया? अबे हो गया? चलो ये तो अब भाई डिलीवरी की सारी बातें अपन कर चुके हैं। चलो अब बात करते हैं कि इस डिलीवरी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, मतलब गैसेस ट्रांसपोर्ट को कैसे रेगुलेट किया जाता है, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाता है, हमारी रेस्पिरेशन की रेगुलेशन कैसे होती है, ये बात करते हैं। ठीक है,
क्लियर? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर पर्टिकुलर हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बात कर ली थी भाई, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेशन का एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे, कौन सा? ब्रीदिंग। क्लियर है? तो हम लोग कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की रेगुलेशन कैसे होगी, ठीक है, ये देखना है। तो भाई रेगुलेशन यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और तुम लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे? तो देखो, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट, यहाँ रेगुलेशन करता कौन है, तो पहले समझ लो फिर नोट करना, ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। जैसे यहाँ रेगुलेशन होता है, पहले नोट मत करना, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ रेगुलेशन होता है मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा, ये क्या होता है भाई और कहाँ होता है? तो ये हमारे सीएनएस का पार्ट है, ठीक है, हमारे ब्रेन का पार्ट है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है हिंड ब्रेन में, मेडुला ओब्लोंगाटा। क्लियर है? मेडुला ओब्लोंगाटा में एक एरिया बना होता है जो इस रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर यानी RRC, ये है, ये मेडुला ओब्लोंगाटा का वो एरिया है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिदम को कंट्रोल करेगा। रिदम मतलब लय, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब 2 सेकंड में इंस्पिरेशन, 3 सेकंड में एक्सपायरेशन, 2 सेकंड में इंस्पिरेशन, 3 सेकंड में एक्सपायरेशन, 5 सेकंड की प्रोसेस जो है उसे ये रेगुलेट करता है, ठीक है। अब ये सेंटर एक्सपायरेशन को भी रेगुलेट करता है और इंस्पायरेशन को भी रेगुलेट करता है। कैसे करता है? तो इसके अंदर इस हिस्से में 2 एरिया बताते हैं। इस ये वैसे तो ये खुद एक एरिया है, बट इस हिस्से में हम लोग 2 एरिया बताते हैं, ठीक है। 2 एरिया किस तरह? तो देखो यहाँ 2 एरियाज बताए जाते हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी एरिया, क्लियर है, और एक है एक्सपायरेटरी एरिया, एक्सपायरेटरी एरिया, क्लियर है, समझ रहे हो? अब ये इंस्पायरेटरी एरिया और एक्सपायरेटरी एरिया का ही काम है, जो कुछ रेगुलेट होता है वो ये रेगुलेट करते हैं। कहाँ है ये? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर RRC के हिस्से हैं। ये सेंटर कहाँ होता है? ओब्लोंगाटा में होता है। ये चीजें समझ आई? चलो, अब इंस्पायरेटरी एरिया किस तरह से काम करता है? तो देखो, इंस्पायरेटरी एरिया जो है ये सिग्नल भेजेगा, ये सिग्नल भेजेगा जिससे EICM एंड फ्रेनिक मसल्स ये क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट, और इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी की वॉल्यूम बढ़ेगी, और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स होता है, PV = nRT। समझ रहे हो? अबे समझ रहे हो? चलो, नहीं समझा ना तुम? हाँ, एक इक्वेशन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। PV = nRT, ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ ये वैल्यूज अपने किसी काम की नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग रिलेशन बनाए P और V के बीच में, P और V क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, दाब और आयतन।
तो अगर मैं वॉल्यूम को उठा करके इस साइड लाऊंगा तो कैसा हो जाएगा वॉल्यूम, यहां मल्टीपल में है तो यहां कैसा आ जाएगा, इनवर्स। तो हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं P इनवर्स वॉल्यूम, है ना, समझ रहे हो। तो प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, ठीक है। अब इनके कॉन्ट्रैक्शन से हमारा ये जो हिस्सा है वक्षीय सथल, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं जिसे, ये थोरेसिक कैविटी इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण इस तरह और इस तरह फैल जाती है। तो फैलने से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो इनके अंदर जो स्पंज जैसे लंग्स डाल रखे हैं उनकी भी वॉल्यूम बढ़ेगी, डाल रखे हैं ना, लंग्स डाल रखे हैं स्पंज जैसे, उनकी भी वॉल्यूम बढ़ेगी। उनकी वॉल्यूम बढ़ी तो क्या होगा, उनके अंदर का प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हुआ, बाहर एयर प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम, भाग के हवा अंदर आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, सांस लिया जाएगा, इससे क्या होगा, इंस्पायरेशन, और वो भी नॉर्मल, नॉर्मल इंस्पायरेशन। क्लियर है। और ये कितने टाइम की प्रोसेस होती है, ये होती है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में ये कांड होता है। चलो और क्या करता है, और फिर ये सिग्नल भेजता है, जिससे क्या होता है, ये ईआईसीएम और फ्रेनिक मसल्स, ये क्या करेंगी, रिलैक्स, ये रिलैक्स कर जाएंगी। अब इनके रिलैक्स करने से क्या होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम बढ़ी थी तो मसल के रिलैक्सेशन से वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम घटी थोरेसिक कैविटी की तो लंग्स की वॉल्यूम भी घटी, यानी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम घटी, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम घटी यानी प्रेशर बढ़ा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ा, अंदर प्रेशर बढ़ा, बाहर प्रेशर कम, हवा भद से बाहर फेंक दी जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो हवा बाहर आ जाती है, इससे क्या होता है, सांस छोड़ा जाता है, छोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेल करना, यानी एक्सपायरेशन। तो यहां कैसी एक्सपायरेशन हुई है, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब एक सोचने वाली बात है कि भाई नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन तो इंस्पायरेटरी एरिया नहीं कंट्रोल कर ली, समझ रहे हो, तो बेचारा ये एक्सपायरेटरी एरिया क्या दहेज में है, मतलब खाली बैठा है, कोई काम ही नहीं है इसका, ये सोच रहा होगा मैंने क्यों बनाए हो, फिर मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं, समझ रहे हो। तो भाई इसका भी तो कोई काम है, काम है इसका, क्या काम है कि भाई ये कंडीशन नॉर्मल की बात हो रही है, जब हम लोग कहीं कोई बड़ा बढ़ कर रहे होते हैं, मतलब हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो हार्ड वर्क में क्या होता है, ये बोलता है ना मेरे बस की तो बात को नहीं, तो ये सिग्नल भेजता है, इतना कौन हंस रहा है बे, चलो ये सिग्नल भेजता है एक्सपायरेटरी एरिया को, क्लियर है, और एक्सपायरेटरी एरिया को बोला उठ अब तेरे काम आयो है, तो मतलब एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट ड्यूरिंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, या फिर तुम लोग बोल दो एक्सरसाइज। इस कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है, इस कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है। अब ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, एक्सपायरेटरी है ना, एक्सपायरेटरी तो एक्सपायरेशन का ही काम करेगा, कैसा, तो देखो ये करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन आईआईसीएम, ये कैसी थी, ईआईसीएम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंटरनल इंटरकोस्टल सिर्फ एक बार हम लोगों ने बहुत साल पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था लिख के छोड़ दिया, बतियाए नहीं इसके बारे में, तो अब बतिया रहे हैं। आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इससे क्या होगा भाई, आईआईसीएम ईआईसीएम एक्सटर्नल है, आईआईसीएम इंटरनल है। अब ये इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये अपनी अंदर की तरफ खींच जाएगी, मतलब और वॉल्यूम कम की जाएगी, समझ रहे हो।
वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी की और ज्यादा कम की जाएगी। अब ये तो किस एक्सिस में कर सकती है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में कर सकती है। अब इस एक्सिस में एंटीरियर पोस्टीरियर में कैसे होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर में ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमेन बोलते हैं इस हिस्से को, ठीक है, ये यहां से यहां तक कितना पार्ट, इसकी मसल। अब एक काम करो, फील करना, मतलब सांस छोड़ के देखो, ताकत लगा के, ये हिस्सा अंदर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, समझ रहे हो, और कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है, एक्सपायरेटरी एरिया। अब ये कैसा रेस्पायरेशन है, सॉरी कैसा एक्सपायरेशन है, हवा बाहर किस तरह निकाली जा रही है, नॉर्मली निकाली जा रही है ना, जोर मारियो है, मतलब ताकत लगा के निकाली जा रही है। इसको क्या कहते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सॉरी फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसे कहते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब भाई जोर मार के सांस बाहर तो काट दियो, लेना भी तो पड़ेगा, समझ रहे हो, भाई तुम लोग ताकत लगा के सांस छोड़ रहे हो तो सांस लेना भी तो पड़ेगा, क्लियर है, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके देखो, नॉर्मली सांस लिया, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, जोर लगा के हवा भर ली और टेर जमा पार्ट रेशिया, ठीक है। चलो अब ऐसा कब होगा, वही सिस्टम है ना, वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, नॉर्मल में जो वॉल्यूम बढ़ रही थी उससे और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के और हवा अंदर आ सकती है, समझ रहे हो, क्लियर है। अबे जोर लगा के सांस लेना मतलब ज्यादा सांस लेना है, तो ज्यादा ऑक्सीजन लेनी है, ऑक्सीजन ज्यादा लेनी है, एयर ज्यादा अंदर लेनी है, इनहेल करनी है, तो अंदर जगह ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा जगह कब बनेगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, ज्यादा प्रेशर घटा तो ज्यादा एयर अंदर आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और ये कब तक होती है, टिल इक्विलिब्रियम, जब तक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, समझ रहे हो, तो ज्यादा वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। उठ खच्चर पानी पी ले, उठ जा, मारूंगा बहुत, सो गया तो, चलो तो ये है। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे होगी ये देखना है, तो भाई ये कह रहा है मैं किस लिए बनाया गया हूं, नाम क्या है मेरा, मेरा नाम रावण है, सीता को उठाने के लिए बनाऊं, तो मेरा नाम इंस्पायरेटरी एरिया है, इंस्पायरेशन ही करूंगा, चाहे फिर वो नॉर्मल हो चाहे जोर मार के करनी पड़े, समझ रहे हो। तो ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे करता है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेगा, कब करेगा, कब करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन, ये मसल याद रखनी है तुम्हें, स्टर्नो क्लीडो मैस्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, ये ईआईसीएम के कतई घुसने को रखा है, इसको थोड़ा सा ईआईसीएम को साइड करते हैं अपन, ठीक है। चलो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, इतना बड़ा नाम है, कहाँ होती है, कभी पढ़ी तो नहीं इसके बारे में, इस मसल को कभी पढ़ा तो नहीं, ये कहाँ होती है, ये मसल क्या होती है, फीलिंग मत लो, जस्ट शो कर रहा हूं, ये जो मसल है ना, ये मसल है, ये जो अपने चेस्ट रीजन को शेप देती है, समझ रहे हो, ये जो मसल है, ये इस मसल को इसे कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, क्योंकि नाम स्टर्नम से जुड़ी है, आगे तो ये, ठीक है, और पीछे ये इस हिस्से से जुड़ी है, क्लियर। तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस माइनर,
पेक्टोरलिस माइनर मसल, दूसरा नाम है इसका। ये स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब भाई देखो, इस थोरेसिक कैविटी को अंदर से हम लोग जितना चौड़ा कर सकते थे कर दिया, वो तो यही हो गया था नॉर्मल में। अब इसको और चौड़ा करना, और चौड़ा, तो यहाँ जो मसल्स है वो ऐसे पकड़ के ऐसे ताकत लगाएगी तो फैल जाएगी। जोर से सांस लेकर के देखो, फील होगा यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकर के देखो, अबे लो, जोर लगा के सांस लो, फील होगा। तो ये मसल्स स्टर्नम को पकड़ करके इस तरह बाहर की तरफ खींचती है। बाहर की तरफ खींचेगी तो स्टर्नम आगे आएगा, आगे आएगा तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो हवा और ज्यादा अंदर आएगी। तो ये स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल है, इसे कहा जाता है पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर मसल, क्लियर है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा, क्लियर है, समझ रहे हो। रुको रुको रुको, कहा था ना जब तक ना बोलूं तब तक लिखना नहीं है। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा, समझ रहे हो भाई, चाहे जोर मार के करनी पड़े चाहे आराम करनी पड़े, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना और छोड़ना, सारे कंट्रोल यही करेगा। तो तुम लोग कहोगे कि सर जोर मारने वाले तो ये कर रहा है, अबे तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, एक्टिवेट ड्यूरिंग हार्ड वर्क, कौन एक्टिवेट करता है, जे एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो सब कांड ये कर रहा है, समझ रहे हो, सारे काम ये कर रहा है, इंस्पायरेटरी एरिया। अब कैसे फंक्शन परफॉर्म किया जाए, तो देखो भाई ये नॉर्मल कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो मेडुला ओब्लोंगाटा कर रहा था, एक इसका ही भाई और होता है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट और है, उसे क्या कहते हैं, वो है पोन्स वारुली, ठीक है, पोन्स है नाम है उसका, पोन्स है। अबे तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है, यहाँ एन के बाद एस है, एन से पहले कुछ और नहीं है, तो पोन्स है। अब ये पोन्स भी इसी मेडुला ओब्लोंगाटा का भाई है, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, और ये इस मेडुला ओब्लोंगाटा की रेगुलेशन को ही रेगुलेट करता है। कैसे, तो इसके अंदर दो सेंटर हैं, इसके अंदर दो सेंटर हैं, ठीक है। एक जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्लियर है, और एक जिसे हम लोग कहते हैं अपन्यूएस्टिक, अपन्यूएस्टिक सेंटर। अब इन सेंटर्स का काम है मेडुला ओब्लोंगाटा का किया हुआ कांड को, मेडुला ओब्लोंगाटा के कांड को रेगुलेट करना, मतलब इस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को रेगुलेट करना। इसको रेगुलेट कैसे करेंगे, जब इन दोनों को रेगुलेट करेंगे, बावली पूछो, उसको तो रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं, उसको तो ये रेगुलेट करे, तो इसको रेगुलेट कर लो, बाकी सब हो जाएगा। मतलब समझ नहीं रहे हो, इंसान के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा सा प्रेशर करोगे ना, लगाओगे तो सब सोल्व हो जाएगा, समझ रहे हो, सारी बातें मान लेगा वो। तो वही बात यहाँ है, ये वो हिस्सा है इसका, समझ लो, इंस्पायरेटरी एरिया। ये इस पेड़ की जड़ है, काट दो सारा पेड़ खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इसको रेगुलेट करते हैं। किस तरह रेगुलेट करते हैं, तो देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी सिग्नल भेजता है इसके पास, मतलब इसके पास नहीं, सॉरी, इसके पास, ठीक है। और बिनु अपन्यूएस्टिक के लारे रहेगो, ये भी सिग्नल भेजता है। अब ये इस कलर से नहीं दिखाएंगे अपन, ना बीच में है, ये भी सिग्नल भेजता है इसके पास, ठीक है। तो ये दोनों इसको रेगुलेट करते हैं, इंस्पायरेटरी एरिया को। तो भाई ये है जो सबसे ज्यादा झेल रहा है, मतलब ओ तो बापड़ो इश्यो ज्ञान नहीं संभालो और बंगाई गोचा झेलो, ठीक है।
मतलब इनको तो रेगुलेट करना ही करना है, तो ये और ऊपर से कानून कर रहे हैं, ठीक है, इनका अलग सिस्टम है। तो ये कैसा सिग्नल भेजते हैं, ये क्या कहते हैं, तो इनका सिर्फ इतना सा समझ लो। वैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, पर तुम लोगों के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना भी नहीं पढ़ाया जाता जनरली, कि मोर देन सफिशिएंट है, बट यहाँ सिर्फ इतना समझ लो कि भाई न्यूमोटैक्सिक सेंटर से अगर सिग्नल आया, ठीक है, तो क्या होगा, ये सिग्नल बोलेगा कि भाई डिक्रीज कर, क्या कर, डिक्रीज कर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन घटा, मतलब सांस लेने में 2 सेकंड लगे, ये बोल रहा है उसको भी कम करे, मतलब वो कुत्ते नहीं हाँफते, समझ रहे हो, वैसी कंडीशन कर देता है। क्लियर है, पेंटिंग सिचुएशन, हाँफने वाली, क्लियर है। इससे सिग्नल आएंगे तो इंस्पायरेशन, ये माइनस साइन देख के, मतलब घटने का साइन देख के, ये मतलब सोचने ना कि इंस्पायरेशन घट रहा है, नहीं, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन घट रही है, मतलब सांस लेने में जो टाइम लग रहा है ना वो घट रहा है, ठीक है, मतलब सांस तेज 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 आएंगे कुत्ते जैसे, अब वो समझ सकते हो तुम लोग। ये सिग्नल भेजता है, वैसे तो इसका जो फंक्शन है ना वो अभी स्पेसिफाई नहीं है, कौन पता नहीं है जे क्या करता है, मतलब ये क्या करता है कोई पता नहीं है, बट हम लोग फिर भी एक रफ आइडिया लेकर के चलते हैं कि भाई ये गोचे तोड़ेगा, कैसे गोचे तोड़ेगा, ये करवाएगा इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा, मतलब और मस्त है, आराम आराम से सांस लो, गोवा के बीच पे लेटे हो जैसे, समझ रहे हो। तो ये है, ये इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन बढ़ाता है, क्लियर है, ये है रेगुलेशन। अब निपटाओ, अब निपटाने वाली बात होगी क्योंकि जगह ही नहीं बची, ना तो मैं और भी सल्टा देता। अब निपटाओ, ये है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, याद रखना है, और सी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। रेस्पिरेटरी और रिदमिक सेंटर, कोई दूसरा नाम नहीं है, ये इसके अंदर पार्ट होता है, ठीक है, इसका हिस्सा है ये, इसके अंदर इस एरिया है ये, ठीक है। हो गया, अबे कमाल कर रहे हो, बड़े मतलब बंटी हो रखे हो, तुम्हारा भी साबुन स्लो है, पर समझने वाली चीज है ये चीज समझ आ गई, मतलब रेगुलेशन में कुछ नहीं बचा। रेगुलेशन मेडुला ओब्लोंगाटा का रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर करता है, कैसे करता है, इसके 2 एरिया हैं, इंस्पायरेटरी एरिया, एक्सपायरेटरी एरिया। इंस्पायरेटरी एरिया क्या करता है, सिग्नल भेजता है जिससे 2 सेकंड की नॉर्मल इंस्पायरेशन होगी, फिर सिग्नल भेजता है जिससे 3 सेकंड की नॉर्मल एक्सपायरेशन होगी, ठीक है, टाइम लिख लियो, याद रहेगा, भूलोगे नहीं, 3 सेकंड की नॉर्मल एक्सपायरेशन होगी। फिर अगर बात बन जाए कि भाई थोड़ा सा जोर लग रहा है, मतलब हार्ड वर्क की कंडीशन बन रही है,
तो हार्ड वर्क एक्सरसाइज की कंडीशन में ये क्या करता है, मेरे बस ये बात को नहीं, चल अब तू काम लाग, मतलब ये एक्सपायरेटरी एरिया को बोलता है, एक्सपायरेटरी एरिया को एक्टिवेट कर देता है। एक्सपायरेटरी एरिया सिग्नल भेजता है जिससे आईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण फोर्सफुली एयर बाहर निकाल दी जाएगी, ब्रीद आउट, समझ रहे हो, एक्सहेलेशन यानी एक्सपायरेशन कर दी जाएगी। अब ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगी तो भाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन कौन करेगा, ये बोलता है मैं कब काम आ जाऊं, समझ रहे हो, मैं कब काम आऊंगा, तो ये बोलता है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्शन करवाता हूँ स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। नई मसल है, याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, पेक्टोरलिस माइनर नाम है, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड नाम है, ठीक है, दोनों इसी के नाम है। और इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है थोड़ी सी कैविटी की, एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ी, एक्स्ट्रा प्रेशर घटा तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो गया, यानी फोर्सफुल इनहेलेशन हो गया, ब्रीद इन हो गया, समझ रहे हो, निपटाओ। जल्दी निपटाओ। ऐसे कंडीशन बने ना कभी इस तरह से कभी लिखना पड़े तो तुम लोग लेटा लिया करो कॉपी को, ठीक है, कॉपी को लेटा लिया करो, मतलब हॉरिजॉन्टल रखते हो वर्टिकल रख लिया करो, सॉरी वर्टिकल रखते हो उसे हॉरिजॉन्टल रख लिया करो, ठीक है, ये हाँ उतार लियो तो दौड़ दूं, 2 मिनट और सिम, ठीक है, याद रखोगा मास्टर, 2 मिनट तो दी, 2 मिनट ही दी, मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं इस चीज के, 2 मिनट ही दी है टाइम की, ठीक है, चलो हो गया। तो ये है रेगुलेशन मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स की। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट रेगुलेशन का एक छोटा सा पॉइंट और है, वो क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट रेगुलेशन कैसे होती है, नेक्स्ट रेगुलेशन कैसे होती है, ये रेगुलेशन रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कर रहा था, RRC कर रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जो रेगुलेशन होती है वो होती है बाय केमोसेंसिटिव एरिया, केमोसेंसिटिव एरिया। अब ये कौन सा एरिया है भाई, कितने के एरिया हैं ऐसे, तो बहुत है। केमोसेंसिटिव, केमो से क्या पता चल रहा है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल, चलो सेंसिटिव, सेंस करना, ठीक है, महसूस करना, फील करना, तो तुम लोग कर रहे होगे अभी, चलो केमोसेंसिटिव एरिया है, यानी ये केमिकल्स को सेंस करने वाला एरिया है। ये रेगुलेशन कैसे करता है, तो पहली बात ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर RRC, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के पास, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में, नियर RRC इन मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, क्लियर है, केमोसेंसिटिव एरिया है,
तो ये एरिया हाइपर सेंसिटिव होता है। हाइपर मतलब कतई बहुत ज्यादा वाला, ठीक है, जहर सेंसिटिव है, समझ रहे हो। तो हाइपर सेंसिटिव और CO2 एंड H+ concentration इन ब्लड में अगर CO2 और H+, मतलब सोच भी लेना मन में कि हमें बढ़ना है, ओ कैसी ना मैं बैठे हूं, बढ़न दूंगी को नहीं, मतलब हाइपर सेंसिटिव है। एक तो हो कि ये बढ़ जाए तब पता चले बावली बूथ पुलिस की तरह लेट आ रहा है, ठीक है, और एक कि ये सोचे तो ना कौन बढ़न दूं, वो वाली बात है। तो हाइपर सेंसिटिव है। इसको सिग्नल मिलते कैसे हैं कि ब्लड में CO2 और H+ बढ़ रही है, भाई इसके इन्फॉर्मर कौन है, इसको सिग्नल कहां से मिलते हैं, तो देखो कहां से, तो इसके इन्फॉर्मर देखो, ये रिसीव करता है, रिसीव सेंसेस फ्रॉम कैरोटिक या कैरोटिड एंड एरोटिक या ओर्टिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडीज में से, ठीक है। अब ये कहाँ होती है, ये कहाँ होती है, तो ये भाई नाम से समझना थोड़ा सा, कैरोटिड और ओर्टिक, ये हमारी जो ओर्टा निकलती है ना, जहां उसकी ब्रांचिंग होती है, जहां वो ब्रांच में डिवाइड होती है, भाई ओर्टा क्या है, ओर्टा आर्टरीज की माँ है, ठीक है, मतलब आर्टरीज इसी की बेटियां हैं, इसी की ब्रांच है। तो जहां से वो ब्रांच निकलनी शुरू होती है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं आर्क, ठीक है, समझ रहे हो, और उस आर्क पे प्रेजेंट होती है कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। इसी तरह की एक और आर्क बनती है, ओर्टिक बॉडीज प्रेजेंट है उसी की ब्रांच में, ठीक है। चलो ये है कैरोटिड बॉडीज और ओर्टिक बॉडीज, क्लियर है, समझ गए, ये केमोसेंसिटिव एरिया है, क्लियर है। अगर CO2 H+ तनिक से भी बढ़े, थोड़े से भी बढ़े, ये RRC को बोलेगा क्या कर रहा है बॉडी बूच, कार्बन डाइऑक्साइड H+ बढ़ने लग रही है, ऑक्सीजन कम डिलीवर होगी, समझ रहे हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ बढ़ी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन करो लेफ्ट साइड जाएगा, सॉरी राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन ज्यादा होगी, मतलब एसोसिएशन कम होगी, कम बनेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन कम डिलीवर होगी, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, समझ रहे हो, थकावट महसूस होगी। तो RRC बोलता तू हाइपर सेंसिटिव है, मन अब पता चल लिया मैं करूं इंतजाम, ठीक है। तो फिर RRC क्या करता है, से इम्प्लांटेशन करता है, भाई अगर कम होगी तो क्या किया जाएगा, इंस्पिरेशन बढ़ाई जाएगी, समझ रहे हो, सांस ज्यादा लिए जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी से बाहर फेंक दी जाए एक्सपायरेशन के थ्रू, सांस ज्यादा आएंगे तो निकाले भी तो ज्यादा जाएंगे, समझ रहे हो, तो एक्सपायरेशन ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दी जाए, ठीक है। ये है, ये केमोसेंसिटिव एरिया है। तो ये तो बात हुई रेगुलेशन की, ठीक है। तो आज तो इतना ही बतियाएंगे, बाकी अपन कल देखते हैं।